हेडिंग दो, एक चैप्टर है तुम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बात है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कौन से, है ना, मतलब इसके अंदर में कौन से इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्ज होते हैं। तो बोला गया है कि पिछले 4 हेडों में जो इनकम नहीं आए वो चार्ज होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मतलब जो भी इनकम पिछले 4 हेडों में नहीं आए हैं, पिछले 4 हेड कौन कौन से होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस 4 सेक्शन में नहीं आए, इस 4 कैटेगरी में नहीं आए, तो जो इनकम बच गया वो सारा का सारा इनकम चार्ज होगा कौन से इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो बैंक इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो कैजुअल इनकम, फॉर एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो डिविडेंड फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, प्राइवेट या पब्लिक। मतलब इसके अंदर में क्या होता है कि एनी टैक्सेबल इनकम, एनी टैक्सेबल इनकम which is not specifically falling under any other forehead of income shall be taxable under income from other sources, income from other sources। मतलब वही बात यहाँ पे भी बोला है कि जो अगर 4 हेड में नहीं आया, पिछले 4 हेडों में नहीं आया है, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बैंक इंटरेस्ट, और क्या हो सकता है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। अब देखो कंपनी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंडियन कंपनी और एक होता है फॉरेन कंपनी, है ना। तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो है एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल होता ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि इंडियन कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। तो एक बार गवर्नमेंट को टैक्स इंडियन कंपनी देगा, एक बार उसका जो मालिक है शेयर होल्डर वो भी देगा, तो ऐसे बचता नहीं है ना। फिर और क्या आता है, कैजुअल इनकम, सबसे स्पेशल कैजुअल इनकम, है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। अब रेंट फ्रॉम सबलेटिंग क्या होता है, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग मतलब सपोज करो कि हम ये रूम किसी से रेंट पे लिए हैं और फिर हम ही जो हम खुद रेंट पे लिए हैं हम किसी और को रेंट पे दे दिए, तो इसको बोलते हैं रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। तो अगर रेंट फ्रॉम ऑनर होता है, अगर ऑनर रेंट रिसीव करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर टेनेंट रिसीव करता है रेंट तो वो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग में चार्ज होता है और टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्लियर। एक वर्ड आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है, लेट सपोज कि तुमको हम घर भाड़ा पे दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ और फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कि तुमको फर्नीचर के साथ घर दे दिए, तुम्हारे घर के अंदर में ऑलरेडी एसी वगैरह टीवी वगैरह सब लगा हुआ है, वैसे ही हम तुमको दे दिए और तुमसे 10,000 के बदले में हम तुमसे 15,000 चार्ज कर रहे हैं। 5,000 किस चीज़ का, ये मतलब पता नहीं है कि हम कितना अप्लाइंसेस के लिए चार्ज कर रहे हैं, कितना घर के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट।
अगर हम ये पता कर सकते हैं कि घर के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं और अप्लाइंसेस के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग बांटेंगे। जितना अप्लाइंसेस के लिए चार्ज कर रहे हैं, मतलब टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह के लिए चार्ज कर रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, और जितना घर के लिए चार्ज कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। क्लियर? फिर आता है तुम्हारा, बहुत सारा इनकम है, कितना लिखाएंगे, पहले इतना कॉपी करो तुम लोग। देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ना, वो सेक्शन 56 से लेकर 58 तक डील करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में तुम लोग को पूछता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज सेक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो अंडर सेक्शन 56 बात आता है कि ये कैजुअल इनकम क्या है। कैजुअल मतलब क्या होता है? जो फॉर्मली इनकम नहीं है, जो अचानक से हो गया है ना, उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। लाइक हमको लॉटरी लग गया है ना, तो क्या लॉटरी बार बार लगेगा? तो लॉटरी लग गया, या फिर कौन बनेगा करोड़पति में हम जीत गए है ना, या फिर एक घोड़ा पे दाव लगाए उस पे जीत गए। तो ये सब जो जीते हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कैजुअल इनकम में आता है, जो कि बार बार होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पे इतना स्ट्रिक्ट है कि डायरेक्ट इस पे 30% टैक्स लेता है, स्लैब वलैब कुछ नहीं देखता है ना। अगर तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो गवर्नमेंट तुमसे 1.5 लाख रुपए एकदम गोटा ले लेगा टैक्स के रूप में। मतलब कि तुम अगर कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपए कमा के आए हो, तो तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे बैंक अकाउंट में मिलेगा सिर्फ 3.5 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपया चल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट मोदी के हाथ में। समझ में आया क्या बोले? तो कैजुअल इनकम के बारे में अभी डिस्कस करेंगे पूरा अच्छा से। हेडिंग, हाँ, कैजुअल इनकम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। कैजुअल इनकम मतलब क्या होता है? वो सारे इनकम जो कैजुअली नॉर्मली तौर पे नहीं होते हैं, उन सारे इनकम को कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम इंक्लूड्स, म्यूट करके रखो ना बाबू, सबको अपना चेक करो म्यूट नहीं है तो। इट इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये कौन है? आर्मी लोग सर, इसको निकालेंगे हम भी। निकाल दिए बाहर, दिमाग खराब। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है ना, विनिंग फ्रॉम टीवी शोज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। देखो सब लिख पाना पॉसिबल नहीं है, एक्सेट्रा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से अगर जो इनकम आता है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर, माने कैजुअल इनकम के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? कैजुअल इनकम के अंदर में। अब कैजुअल इनकम के जो अंदर में आता है उसका फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ये है कि इसके में किसी भी टाइप का नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड। टैक्स रेट at the rate of 30% directly charge on income irrespective of SSC have taxable income or not, taxable income और नॉट, है ना। थर्ड, किसी भी टाइप का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
नो डिडक्शन is allowed under section 80 और चैप्टर 6A, है ना। किसी भी टाइप का डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। डिडक्शन मतलब क्या होता है कि अगर तो कोई इनकम कमाते हो तुम, है ना, तो तुम्हारा एग्जेम्पशन सीलिंग है ना, हम तुम लोग को बताए होंगे कि 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% से टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक तुमको 10% से टैक्स देना पड़ता है। इसके में ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर 1 लाख रुपये जीता है कौन बनेगा करोड़पति से, तो तुमको 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। भले तुम साल भर निठल्ला रहा है ना, फिर भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। कितना के ऊपर? 1 लाख के ऊपर। क्लियर? तो ये सब फीचर्स है किसके ऊपर? कभी कभी कैजुअल इनकम में थोड़ा सा बता रहे हैं, कभी कभी कैजुअल इनकम में क्या होता है, हमको बोलता है लॉटरी इनकम रिसीव्ड, है ना। तो हमको अगर लॉटरी इनकम रिसीव दे रहा है 70,000 रुपया, समझो इस बात का कि अगर मेरा एक बात समझो, अगर मेरे को दे रहा है कैजुअल इनकम के अंदर में कि लॉटरी इनकम रिसीव है मेरा 70,000, इट मीन्स कि मेरे हाथ में 70,000 आया है, तो कहीं ना कहीं इसके में से टैक्स काट लिया गया है, टैक्स डिडक्टेड हो गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बोलते हैं TDS। हम क्या बोले थे कि अगर हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं तो मेरे हाथ में इनकम जो है वो 70% ही रिसीव होगा, या तो 70%, या फिर तुम ऐसा समझो या तो 70% रिसीव होगा, या फिर 68.8%, 80%। ये कैसे आया भैया? एक्चुअली क्या होता है ना कि एक शेष बोल के लगता है, वो शेष हो गया है 4%। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटली चार्ज होता है 100 का 31.20% टैक्स के रूप में। अभी फिलहाल के लिए हम 70% मान रहे हैं, तो मेरे को 70,000 जो रिसीव हुआ है वो 70% के बराबर है। तो मेरे को पता करना है कि मेरा लॉटरी से इनकम कितना हुआ है। तो लॉटरी इनकम निकालने के लिए हमको तो 100% इनकम पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, 70,000 को डिवाइड देंगे 70 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना। तो मेरा आ जाएगा 1 लाख रुपया। क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपया। इट मीन्स कि टैक्स कितना काट लिया है, तो 30,000 रुपया टैक्स के रूप में काट लिया है। अभी हम 30% वाला मान रहे हैं। कितना परसेंट मान रहा है कि TDS मेरा कितना परसेंट काटा है? 30% काटा है। और या फिर देखो 30% क्या काट सकता है, या फिर 31.20% काट सकता है। ये कब काटेगा? जब इंक्लूडिंग शेष रहेगा। क्या रहेगा? इंक्लूडिंग शेष। और ये रहेगा विदाउट शेष, है ना। सवाल में बोल देगा तुमको सवाल देख के ही पता चल जाएगा कि ये इंक्लूडिंग शेष है कि एक्सक्लूडिंग शेष है। चलेगा। फिर एक और एग्जांपल 2, है ना। एग्जांपल 2, लेट सपोज कि मेरा इनकम दे दिया है, इनकम फ्रॉम KBC, रिसिप्ट दिया है। ध्यान रखो क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट दिया हुआ है। और रिसिप्ट कितना दिया हुआ है हमको? रिसिप्ट दिया हुआ है, तुम ऐसे समझो कि 1,37,600, 1,37,600, है ना। TDS लिख दिया, TDS एट द रेट ऑफ 31.20%। मैंने TDS कितना परसेंट काटा है? 31.20% TDS काट लिया है। तो अगर सोचो कि TDS 31.80% काट लिया, मैंने 100 में से 31.20 काट लिया है, तो 68.80% ही हमको रिसीव हुआ है। 68.80% ही हमको क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो अगर हम ऐड करें इसके साथ TDS, तो हम ऐसे कर सकते हैं 37600 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 68.80% इंटू 31.20%। या फिर हम अगर निकालना चाहें इनकम फ्रॉम केबीसी से मेरे को इनकम कितना हुआ है, तो हमको 100% निकालना है ना। तो 100% निकालेंगे, TDS निकालने की जरूरत भी नहीं है। तुम 1,37,600 को डायरेक्टली 68.80% से डिवाइड दे दो।
68.80% से डिवाइड दे दोगे तो तुम्हारा देखोगे इनकम जो है वो 2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख। समझो, या तो डिवाइडेड बाई 70% करोगे या तो डिवाइडेड बाई 68.80% करोगे। पूरा मतलब उतना झोल में जाओ ही मत, तुम दो ठो बस याद रखो, या तो 70% से डिवाइड होगा या तो 68.80% से। 2% याद रखो, कितना 70% या फिर 68.80%। 70% कब? जब एक्सक्लूडिंग टीडीएस होगा, सॉरी एक्सक्लूडिंग सेस होगा, है ना। एक्सक्लूडिंग क्या होगा? सेस होगा। और 68.80% कब? जब इंक्लूडिंग सेस होगा। बस इतना से क्या करना है? डिवाइड देना है और कुछ नहीं करना है। टाइप का देगा ना, जब भी फिगर तुम्हारा उटपटांग टाइप का देगा तो तुम समझ जाना कि यहाँ पे डिवाइड जो है 68.80% से करना है। और जब फिगर तुम्हारा नॉर्मल देगा जैसे 70,000 है ना, 1,40,000, 2,10,000, तब समझ जाना कि डिवाइड बाई 70% करना है। ये इजी तरीका होता है समझने का। फैमिली पेंशन एक वर्ड है, एक पूरा मतलब फैमिली पेंशन के ऊपर में मतलब टॉपिक आता है। फैमिली पेंशन में क्या होता है कि जो अगर एम्प्लॉय काम करते करते डेथ हो गया उसका, तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलता है। क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। किसको? उसकी वाइफ को, माने डिपेंडेंट पर्सन को। जो पर्सन डिपेंडेंट है उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है ना, इफ एम्प्लॉय रिसीव द पेंशन, इफ एम्प्लॉय रिसीव पेंशन, इफ एम्प्लॉय रिसीव पेंशन, it will chargeable to income from salary, income from salary. But if any dependent person received pension, it will taxable under income from other sources। ठीक है। अब क्या होता है कि डिडक्शन का बात करें, minimum of following is exempted। दो रूल है ना, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 मिनिमम, इन दोनों का जो छोटा रहेगा वो हमको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लो इसको। फैमिली पेंशन का तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, मिसेस ए रिसीव्ड फैमिली पेंशन ऑफ ₹60,000। तो 60,000 रुपये का फैमिली पेंशन रिसीव की, है ना। तो तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टैक्सेबल फैमिली पेंशन। ठीक है, तो इसका सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले अमाउंट रिसीव कितना है हम लोग का? 60,000। फिर लेस डिडक्शन, है ना। एक नंबर क्या था?
1/3 ऑफ पेंशन, मैंने पेंशन जो मिला है 60,000 उसका 1/3, क्लियर। और दूसरा क्या था 15,000, विच एवर इज, तो 60,000 का 1/3 करेंगे तो 20,000 और ये 15,000, इन दोनों का मिनिमम है ना। तो इन दोनों का छोटा कौन सा है 15,000, तो डिडक्शन मिलेगा कितना का 15,000 का, तो टैक्सेबल पेंशन कितना होगा 45,000, तो टैक्सेबल फैमिली पेंशन इज 45,000, ठीक है। एग्जाम्पल टू मिसेस एक्स रिसीव्ड ₹30,000 एज पेंशन, है ना। तो 30,000 रुपया पेंशन रिसीव किए, सॉल्व इसका कैसे होगा, तो पेंशन रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव कुछ भी लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस, है ना। तो अमाउंट रिसीव या पेंशन रिसीव कितना है 30,000 लेस मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, एक नंबर 1/3 ऑफ पेंशन है 30,000 का, 1/3 करेंगे तो आएगा 10,000, दूसरा 15,000, तो 15,000, इन दोनों का छोटा लेंगे तो 10,000, तो 30,000 से 10,000 गया 20,000, टैक्सेबल फैमिली पेंशन कितना हो जाएगा 20,000।